हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ह्यूमैनिटी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि अब प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और कुछ लोगों के तो स्टार्ट भी हो गए होंगे, इसलिए वो लोग वन शॉट रिवीजन की वीडियो देखने लगे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर को फटाफट से रिवीजन में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि हमें फटाफट से रिवीजन करना है। एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे, एंड गो थ्रू के साथ साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। मैंने सारे ही टॉपिक पूरा चैप्टर एक बार में आपका इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को कवर किया है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स के थ्रू मैं आपको समझा दूंगी। एंड बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी लो, एक पेन लो और एनसीईआरटी लेके भैया बैठ जाओ बस टेबल पे। एंड मुझे भरोसा है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक करना एंड शेयर करना। अपने दोस्तों को भी तो यार, उनका भी थोड़ा कल्याण कर दो। एंड ऑल्सो एक बात बताऊं, देखो, जब आप दूसरों का कल्याण करोगे तो वो आपके पास रहेगा, बुरा करोगे तो वो आपके पास लौट के आएगा। ठीक है, तो अच्छा करो, ठीक है सबका। तो शेयर करना और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छी लग रही हो भाई वीडियो, ताकि आगे जो चैप्टर्स डालूं वो भी समझ में आए। बातचीत छोड़ते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में अगर मैं रिवीजन करा रही हूँ, मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, तो आपको मुझे लगता है कि आपने, जिस बंदे ने पूरे साल नहीं पढ़ा, अगर वो इस वीडियो को देख ले तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या है, बस एक रीडिंग की ज़रूरत होगी। पर मैं ये मानती हूँ कि आपने कुछ तो पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ब्रिक बीट्स एंड बोन्स में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करने वाले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करी। हमें पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो जगहें हैं, मतलब जो प्लेसेस हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये इंडिया में भी हैं। एंड अब क्योंकि पहले तो ये पूरे इंडिया की है, तो ये वैसे सिविलाइजेशन पूरी इंडिया की, पर जो ये सिविलाइजेशन है ये पार्टीशन से पहले वाली सिविलाइजेशन थी। बट पार्टीशन के बाद क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ तो कुछ कुछ साइट्स हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो कुछ हमारे पास आ गई, एंड कुछ कुछ वहाँ कहाँ चली गई, पाकिस्तान चली गई। अब देखो, एक बात आपको याद रखनी ज़रूरी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इंडस वैली के आसपास जो जगहें थी वहाँ पे ये पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, हड़प्पन क्यों नाम दिया है? चलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो समझ में आता है भैया, इंडस वैली के पास की सिविलाइजेशन थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहली साइट इस सिविलाइजेशन की खोजी गई थी वो हड़प्पा थी। हड़प्पा 1921 में खोजी गई थी, तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम है। अब हमें सबसे पहले बात करना है हड़प्पन सील के बारे में। देखो, इस चैप्टर में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करनी है, तो हम धीरे धीरे हड़प्पा के तरफ ही जाएंगे। सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि हड़प्पा की सील्स क्या थी। अब हड़प्पन सील्स के अगर आप पहले पिक्चर देखो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पिक्चर अगर आप देख पा रहे हो, ये वाली पिक्चर, तो इसमें आप एक सील देख पा रहे हो, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि भैया एक एनिमल है, कुछ साइंस यहाँ बने हुए हैं। तो ये क्या है, यही एक हड़प्पन सील है। अब इस हड़प्पन सील को हमें पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूँ हड़प्पन सील की, हड़प्पन सील एक स्टोन का बना हुआ था, जिसका नाम था स्टेटेटाइट। स्टेटेटाइट एक स्टोन है, उसका ये सील बना होता है। ये डिस्टिंक्टिव टाइप का होता है। डिस्टिंक्टिव मतलब सबसे अलग, डिफरेंट होता है। डिस्टिंक्टिव अलग दिखने वाला होता है, अलग तरीके का आर्टिफैक्ट है। इसमें एनिमल मोटिव मतलब एनिमल के पिक्चर्स वगैरह और साइंस वगैरह होते हैं। एंड ये अभी तक अनडेसिफर्ड है, मतलब इसको अभी तक इसके मतलब जो सील्स में चीज़ें लिखी हुई है ना, वो अभी तक समझी नहीं जा पाई हैं कि ये सील्स में लिखा क्या है। देन अगर हम बात करें टर्म कल्चर की मैं अगर बात करूँ तो टर्म कल्चर क्या है? जो टर्म कल्चर है वो बताता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टिंक्टिव स्टाइल में मतलब डिफरेंट स्टाइल में है, बट ये एक ही जगह पे पाए जाते हैं। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि अलग तरीके की थी। अलग अलग तरीके की चीज़ें एक ही सिविलाइजेशन में हमें पाई मिली, तो वो क्या है, एक कल्चर हो गया। अब ये कल्चर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम बात करें ना कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डिस्टिंक्टिव है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे? वो थे सील्स, बीट्स, वेट, स्टोन्स, ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। ये सब हमारी जो है डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब अगर हम बात करें तो सिविलाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, वो हमारी 3 फेजेस पे डिवाइडेड है। 3 फेजेस कौन कौन से फेजेस हैं भाई? अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेटर फेज।
ठीक है। अर्ली फेज, मैच्योर फेज, लेटर फेज। अर्ली फेज कौन सा है हमारा 6000 BC से लेके हमारा 2600 BCE तक, एंड देन 2600 BCE से लेके 1900 BC तक हमारा है मैच्योर हड़प्पा, एंड लेटर हड़प्पा है हमारा 1900 से 1300 BCE। तो ये हमारी 3 फेजेस हैं हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बिगनिंग से। सबसे पहले आप सेकंड पेज पे आ जाओ और आपके एनसीईआरटी को लेके बैठो भाई, एनसीईआरटी के बिना नहीं हो पाएगा काम, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिगनिंग की, तो हमें बताया हुआ है कि भैया सबसे पहले तो बहुत सारे एग्रीकल्चर कल्चर्स जो आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स मैच्योर हड़प्पा में रहते थे। अब ये जो कल्चर थे, मतलब ये बताया हुआ है कि मैच्योर हड़प्पा से पहले बहुत सारे कल्चर सिचुएटेड थे। अब उन कल्चर में क्या क्या था, उन कल्चर में पोट्री देखी जाती है, एग्रीकल्चर और पेस्टरलिज्म देखा जाता है, क्राफ्ट की सेटलमेंट्स हम देखने को मिलती हैं, और कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, ये सब चीज़ें थी। पोट्री थी, एग्रीकल्चर और पेस्टरलिज्म के एविडेंसेस देखने को मिले, क्राफ्ट सेटलमेंट्स देखने को मिले, बट कोई बिल्डिंग नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि ब्रेक था अर्ली हड़प्पा और हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अर्ली हड़प्पा की अलग, अर्ली हड़प्पा अलग थी, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसके बीच में ब्रेक आ गया था, क्योंकि उसके बीच में हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अब बिगिनिंग हमने देख ली, अब हम बात कर रहे हैं सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ की। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ की अगर हम बात करें तो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ मतलब सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ एक ऐसी है स्ट्रैटेजीज़ जो कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर में डेवलप हुई, एंड ये जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर में डेवलप हुई ये चीज़ें कॉमन थी टू अर्ली हड़प्पन कल्चर। अर्ली हड़प्पन मैंने बता दिया था ना, ये जो फेज है, इस फेज में जो कल्चर डेवलप था वो इस फेज से मिलता जुलता था, या हम कह सकते हैं मैच्योर हड़प्पा में जो चीज़ें थी वो अर्ली हड़प्पा से मिलती जुलती थी। तो हमें उसी के बारे में बात करनी है। तो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ में जो स्ट्रैटेजीज़ थी, स्ट्रैटेजीज़ का मतलब सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ में हम देखने वाले बेसिकली कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि वो किस तरीके की लाइफ जीते थे। तो उसमें हमें सबसे पहले बताया हुआ है कि जो हड़प्पन्स थे ये क्या करते थे, ये वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को खाते थे, एंड वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को खाते थे जिसमें फ़िश भी इंक्लूडेड होती थी। अब भैया जैसे किसी भी साइट्स को पढ़ने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट उन साइट्स को पढ़ते हैं, वैसे ही अब आर्कियोलॉजी में ही क्या होते हैं कि चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। एक स्पेसिफिक चीज़ को पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के रिमेन्स को पढ़ने के लिए, प्लांट्स के रिमेन्स मतलब पौधे वगैरह के जो रिमेन्स, जो बचे कुछ टुकड़े वगैरह, सीड्स वगैरह, ग्रेन्स वगैरह जो साइट्स में फैले होते हैं, जिससे क्या कहते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हिस्ट्री का पता करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कि जो प्लांट्स के रिमेन्स जो लोग पढ़ते हैं उनको आर्कियोबोटानिस्ट कहते हैं। इनका काम क्या था, रिमेन्स पढ़ना था। अब इन्होंने क्या किया था, आर्कियोबोटानिस्ट ने जो एंशिएंट रिमेन्स थे, जो भी ग्रेन्स उनको साइट्स पे देखने मिले, चार्ड ग्रेन्स मतलब टूटे फूटे ग्रेन के टुकड़े वगैरह देखने को मिल गए या सीड्स देखने को मिल गए, उससे उन्होंने क्या किया, हड़प्पन साइट्स के बारे में बिल्कुल निकाल लिया, और उन्होंने बताया कि हड़प्पन जो थे वो प्लांट्स खाते थे, एंड प्लांट्स खाते थे जैसे वीट हो गया, गेहूँ हो गया, हमारे मिलेट्स हो गए, लेंटिल्स, चिकपीस, ठीक है, हमारे राइस, सेसेमे, ये सब चीज़ें हमारे हड़प्पन के लोग खाते थे। इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि जो मिलेट्स हैं वो गुजरात में ज़्यादा कंसंट्रेशन में उगते थे, एंड राइस रेयर था। और उसके बाद हमें बताया हुआ है आर्कियोजूलॉजिस्ट के बारे में। आर्कियोजूलॉजिस्ट मतलब ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, जो कि एनिमल्स के बारे में पता लगाते हैं। तो आर्कियोजूलॉजिस्ट ने बताया है कि एनिमल्स 2 तरीके के हड़प्पा सिविलाइजेशन में हुआ करते थे। एक तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो कि पालतू जानवर होते थे, और एक हमारे वाइल्ड एनिमल्स जो कि थोड़े खतरनाक टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे बियर हो गया, बोर मतलब बोर हो गया, एंड डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, और हमारे फिश एंड फाउल तो होते ही होते थे। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो हमारा 2.1 टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की, तो इसमें देखो अभी हम जो ऊपर वाला टॉपिक पढ़ के आए सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी, उसमें हम देखते हैं कि ग्रेन्स की जो मतलब हमने देखा ना कि वो बीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी ये सब खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये था ना कि एग्रीकल्चर तो वहाँ होता था, तभी तो ये सब चीज़ें खा पा रहे हैं। अब हमें यही पता करना है कि एग्रीकल्चर होता कैसे था, क्या क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हड़प्पा के लोग यूज़ करते थे। तो अब देखो एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में सबसे पहले हमें ये बताया है कि
भैया जो सील्स हैं, जो टेराकोटा मॉडल्स हैं, उसमें ना हम ये देखते हैं कि बुल का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। जैसे आपके बुक में भी दे रखा है, ये बुल का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। ये बुल दिखा, जब हमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले तो ऐसा अंदाज़ा लगाया गया, ऐसा माना गया कि जब बुल देखने को मिले तो इसका मतलब ये है कि प्लगिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता होगा, ऑक्सिन्स का यूज़ किया जाता होगा किसके लिए, प्लगिंग के लिए। अब देखो उसके बाद हमें ये पता चल गया ना कि भैया एग्रीकल्चर तो होता था। अब एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीज़ें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में के लोग थे वो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, हमें वही पढ़ना है। तो सबसे पहले जो सील में हमें बुल देखने को मिला है, उसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन यूज़ किया जाता होगा प्लगिंग के लिए। उसके साथ साथ ये चीज़ प्रूफ कैसे होती है कि प्लगिंग के लिए ऑक्सीजन यूज़ किया जाता होगा, तो हमें टेराकोटा मॉडल्स देखने को मिले हैं प्लो के, कहाँ, चोलिस्तान और बनावली में। चोलिस्तान और बनावली, बनावली तो हरियाणा में है, चोलिस्तान हमारा पाकिस्तान में है। एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड, फील्ड हमें देखने को मिली है कालीबंगन राजस्थान में। एंड देखो अब हमें बताया है, एग्जाम्पल्स नहीं दिए, बेसिकली हमें पॉइंट्स प्रूफ करा दिए हैं कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर होता था। तो सबसे पहले हमें बताया कि भैया बुल क्योंकि हमें सील्स में देखने को मिली है तो मतलब ऑक्सीजन का यूज़ होता होगा। फिर हमें टेराकोटा मॉडल्स देखने को मिले हैं चोलिस्तान और बनावली में, ठीक है, मतलब प्लो मॉडल्स हमें देखने को मिल गए हैं। एंड देन उसके बाद हम प्लग फील्ड भी देख के आए हैं जो कि कालीबंगन राजस्थान में है। उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि जो फील्ड्स होती थी ना, जो प्लो फील्ड्स मतलब खेत वगैरह होते थे, उनमें दो तरीके के फरोज लगे होते थे राइट एंगल पे। मतलब जो खेत है वो राइट एंगल पे डिवाइडेड होता था, जिसका मतलब ये था कि दो तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते होंगे, ठीक है। और हमें कैनल के भी ट्रेसेस देखने को मिले हैं। अब देखो इरिगेशन की फैसिलिटी भी बताई हुई है कि शोरतुगाई अफगानिस्तान में हमें कैनल मतलब नहर वगैरह जो होती हैं ना, जो नदी को काट काट के निकाल दी जाती हैं, वो हमें देखने को मिले हैं। एंड वाटर रिजर्वॉयर्स हमें धोलावीरा गुजरात में देखने को मिले हैं। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज और सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोहनजोदारो प्लान सेटलमेंट। अब देखो मैं बात करूँ तो अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ। बट जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा की है वो कौन सी है, वो है मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो को एक प्लान सेटलमेंट क्यों कहते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो जो थी वो 1922 में डिस्कवर हुई। सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई वो थी हमारी हड़प्पा, जो कि 1921 में डिस्कवर हो चुकी थी। अब जो मोहनजोदारो है, ये जो सेटलमेंट है, ये दो चीज़ों में, दो सेक्शंस में डिवाइडेड थी। एक जो थी वो सिटाडल थी और एक जो थी हमारी लोअर टाउन थी। सिटाडल क्या थी, वो छोटी थी पर हायर थी, ठीक है, हायर थी और छोटी थी। एक जो थी वो लार्जर थी बट लोअर थी, मतलब एक जो छोटी थी बहुत छोटी सी थी बट हायर होती थी, ऊंची होती थी, और एक हमारी जो छोटी होती थी बट लार्जर लंबी होती थी, ऐसी ऐसी फैली हुई होती थी, और एक होती थी ऊंची। तो ये होता था सिटाडेल और लोअर टाउन में। तो मोहनजोदारो को एक प्लान सेटलमेंट इसलिए कहते हैं वो हम आगे जानेंगे, पर हमें ये सबसे पहले ये बता हुआ है कि जो मोहनजोदारो है दो सेक्शन में बटा हुआ था, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल की बात करें तो सिटाडेल स्मॉलर बट हायर होता था। क्यों स्मॉलर और हायर होता था, इसलिए स्मॉलर और हायर होता था क्योंकि सिटाडल की जो हाइट होती थी ना, वो क्या होती थी, ये मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म्स पे बनाए जाते थे, इसलिए ये हाइट के ऊंचे होते थे एंड ये वॉल्ड भी होते थे। एंड इनको ये जो है ना सबसे पहले वॉल्ड हुआ करते थे। एंड ये जो सिटाडेल हैं इनकी हाइट इसलिए होती थी क्योंकि ये मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे बनाए जाते थे। वहीं पे अगर हम लोअर टाउन की बात करें तो लोअर टाउन क्या है, लार्जर है बट लोअर है, ये भी वॉल्ड होता था। और लोअर टाउन में फाउंडेशंस पे बनाए जाते थे, फाउंडेशंस मतलब ज़मीन से जुड़े हुए होते थे, इसलिए इनकी हाइट छोटी होती थी। एंड ये क्योंकि मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म्स पे बनाए जाते थे, इसलिए इनकी हाइट ऊँची हुआ करती थी। अब जो सिटाडेल है ये क्या था, सिटाडेल और लोअर टाउन क्या है उसके बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में बात करें तो सिटाडेल क्या था, सिटाडेल को पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। सिटाडेल क्या है, अगर मैं आपको बता दूं ना, ये दो जो सेक्शंस बताए हैं, सिटाडेल को याद रखना, सिटाडेल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब पूरी जनता जनार्दन यूज़ करते थे। एंड वहीं पे अगर हम बात करें लोअर टाउन, तो लोअर टाउन रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ पर लोग रहते थे। जैसे हमारे यहाँ पब्लिक पार्क्स वगैरह होते हैं, वो मान लो पब्लिक पार्क वगैरह हो गए सिटाडेल,
मतलब जो पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। एंड वहीं पे हम जहाँ रह रहे हैं, मतलब जो हमारा घर है, जो हमारी कॉलोनी है, वो हो गए हमारे लोअर टाउन। इतना आपको पता होना चाहिए। आप ये मत लिख के आना जैसे हमारा मोहल्ला वो लोअर टाउन, नहीं ऐसे लिखोगे तो भैया मार्क्स काटेंगे। ये नहीं लिख के आना, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। सिटाडेल की बात करें तो सिटाडेल को पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। सिटाडेल में दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक वेयर हाउस और एक ग्रेट बाथ। वेयर हाउस क्या होते हैं? स्टोर हाउसेस हुआ करते थे। ये क्या होते थे? बेसिकली हमें वेयर हाउसेस का क्या देखने को मिला है कि एक मासिव स्ट्रक्चर होता था, जिसमें क्या हुआ है कि जो लोअर ब्रिक है वो तो खत्म हो गई, जो लोअर ब्रिक का पोर्शन जो है वो बचा हुआ है, और जो अपर ब्रिक है वो खत्म हो गया है, डिके हो गया, मतलब खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वो पैरिशेबल मटेरियल जैसे वुड वगैरह उसका बना हुआ होता था। तो इसलिए जो हमारा सिटाडेल है उसकी अगर हम बात करें तो सिटाडेल क्या है कि ये जो सिटाडेल है वो एक पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाने वाला एक स्ट्रक्चर था। कहाँ पे था? मोहनजोदारो में था। मोहनजोदारो दो तरीके के सेटलमेंट्स में बची हुई थी, सिटाडेल, लोअर टाउन। सिटाडेल क्या होता था? पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। मासिव, अब इसमें जो सिटाडेल है ये भी दो तरीके की उसमें बटा हुआ था, एक तो वेयर हाउसेस और एक ग्रेट बाथ। ये दोनों सिटाडेल के अंदर आते थे क्योंकि ये पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे। वेयर हाउसेस की बात करें अगर, तो वेयर हाउसेस क्या होते थे? एक मासिव स्ट्रक्चर होता था जिसमें जो लोअर ब्रिक पोर्शन होता था ना वो तो बचा रहता था, वाइल जो अपर पोर्शन होता था वुड का वो खराब हो जा चुका होता था क्योंकि वो वुड का बना होता था। वहीं पे अगर हम ग्रेट बाथ की बात करें तो ग्रेट बाथ क्या होता था? एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक तरीके का होता था, ठीक है, जिसमें ये बेसिकली पानी इसमें भरा होता था, और ये रिचुअल बाथ के लिए, मतलब जैसे हमारे यहाँ कुंड वगैरह नहीं होते वैसे ही ग्रेट बाथ हुआ करते थे। एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक होता था जिसमें जो कोर्टयार्ड थे उसके आसपास पूरे कॉरिडोर हुआ करते थे, दो फ्लाइट्स मतलब दो स्टेप्स हुआ करते थे नॉर्थ और साउथ में। एंड एक ये वाटर टाइट, मतलब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टैंक था ना तो ये वाटर टाइट जिप्सम का बना हुआ होता था। इसको वाटर टाइट करने के लिए, क्योंकि इसमें पानी रखा जाता था तो वाटर टाइट करने के लिए इसमें जिप्सम का यूज़ किया जाता था। इसके तीनों साइड्स रूम हुआ करते थे, एक लार्ज वेल हुआ करती थी, और माना जाता है कि ये रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिटाडेल। सिटाडेल के बारे में समझ में आया। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदारो है वो दो तरीके के सेक्शंस में बटा हुआ है। मोहनजोदारो सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल इज फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड हमारा लोअर टाउन इज फॉर रेजिडेंशियल एरिया। अब अगर हम सिटाडेल की बात करें, सिटाडेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वेयर हाउसेज एंड ग्रेट बाथ। वेयर हाउसेज क्या है? वेयर हाउसेज बेसिकली क्या है? वेयर हाउसेज एक मासिव स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या है ये देखने को मिला है कि जो लोअर ब्रिक है वो बचा हुआ है बट अपर पोर्शन जा चुका है। ग्रेट बाथ क्या है? एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि बेसिकली रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट सिटाडेल। अब हम आ जाते हैं लोअर टाउन के बारे में। जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाओगे ना तब आप लिख पाओगे कि क्यों ये एक प्लान सेटलमेंट है। अब सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि लोअर टाउन क्या है। लोअर टाउन में अगर आपको बता दूं तो लोअर टाउन क्या है? एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करती थी। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जहां हम लोग रहते हैं। अब जो हमारा लोअर टाउन है वहाँ पे हमें ये देखने को मिला है कि जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि मोहनजोदारो एक प्लान सेटलमेंट इसलिए भी कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि लोअर टाउन के कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसको देख के ऐसा कहा जाता था कि ये प्लांट है। तो हमें सबसे पहले ये देखने को मिला है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था ना लोअर टाउन का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छा था। कैसे अच्छा था? क्योंकि जो रोड और स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब इस तरीके के पैटर्न में हुआ करती थी, ग्रिड पैटर्न में, और राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल जो होता है उस पर अपने आप को काट देती थी, जो कि हमें ये दिखाता है कि जो स्ट्रीट और ड्रेन है इनको पहले बनाया गया होगा, उसके बाद हाउसेस बनाए होंगे। मतलब हर एक हाउस में खुद की ड्रेन होती थी जो कि क्या करती थी, जो बाहर की जो मतलब घर में एक ड्रेन है, वो जो ड्रेन है, जो नाली है, वो बाहर की नाली से कनेक्टेड होती थी। अगर हम बात करें ड्रेन्स की तो ड्रेन्स जो है ना वो ग्रिड पैटर्न पे सिचुएटेड होते थे और राइट एंगल पे अपने आप को काट रहे होते थे, जिसका मतलब ये जिसको देखोगे ना आप तो ऐसा लगता था कि पहले ड्रेन्स को बनाया गया देन हाउसेस को बनाया गया है। अगर अब हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हमने बता दिया कि लोअर टाउन एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई विंडो नहीं होती थी। कोर्टयार्ड जो था वो सेंटर होता था सारी एक्टिविटीज़ का। कोर्टयार्ड से आप अंदर का व्यू नहीं देख सकते थे, मतलब प्राइवेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ऑल्सो हमें ये भी देखने को मिला है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में, हमें ये भी देखने को मिला है कि जो हर हाउस में खुद के बाथरूम होते थे। खुद
खुद के बाथरूम होते थे, ड्रेन्स कनेक्टेड होती थी स्ट्रीट ड्रेन से। कुछ हाउसेज में तो हमें स्टेयर केसेस या स्टेयर केसेस देखने को मिले हैं जो कि बताते हैं कि भैया सेकंड रूफ भी है। वॉल्स भी बनाई गई हैं जो कि क्या है, वेल्स मतलब कुएं वगैरह भी बनाए गए हैं जो कि आउटसाइडर्स के थ्रू भी यूज़ की जाते हैं, और हमें 700 करीबन वेल्स हमें देखने को मिली हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, ये आपका 4th टॉपिक है। बट इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ कि क्यों मोहनजोदारो एक प्लांट सेटलमेंट कहा जाता है। तो मोहनजोदारो एक प्लांट सेटलमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स हैं मोहनजोदारो में वो ऐसा लगता है कि वो प्लांट है। अगर आप इसमें लिखोगे ना तो आप पहले ड्रेन्स के बारे में बताओगे कि अगर हम ड्रेन्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्लांट है। ऑल्सो हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी ब्रिक्स वगैरह होती थी वो क्या होती थी, एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में होती थी। मैंने ये लिखा हुआ है कि हमारा जो ब्रिक्स होती थी ना वो 2 तरीके की ब्रिक्स होती थी, एक सन ड्राइड ब्रिक्स और एक बिग ब्रिक्स। अब जो है ना यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला है कि जो ब्रिक्स थी ना वो भी स्टैंडर्डाइज रेशियो की होती थी, मतलब पूरी ओवरऑल जितनी भी सिविलाइजेशन थी ना ब्रिक्स सेम तरीके की, कि जो लेंथ और ब्रेथ थी वो ट्वाइस होती थी और जो हाइट होती थी ना वो 4 टाइम्स होती थी ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स हर जगह हमें ओवरऑल पूरी सिविलाइजेशन में सेम देखने को मिली है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं पहला कारण तो ये हो गया कि जो ब्रिक्स हैं वो सेम है। आप ये लिखोगे जब मोहनजोदारो सेटलमेंट एक प्लांट है तो वो आप इसलिए बताओगे, पहला तो यही लिखोगे कि जो हमारी मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है वो प्लांट इसलिए है, पहली बात तो क्योंकि जो ब्रिक्स हमें देखने को मिले हैं वो पूरे स्टैंडर्डाइज्ड हैं। ऑल्सो हम देखते हैं कि सिटाडल जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम देखने को मिलते हैं, जैसे सिटाडल है, सिटाडल में 2 चीज़ें हैं, वेयर हाउसेज हैं, ग्रेट बाथ हैं। ऑल्सो जो लोअर टाउन है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लोअर टाउन का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोअर टाउन थे, लोअर टाउन में क्या है, ड्रेन्स जो हैं वो ड्रेन्स इस तरीके के बने हुए हैं जिससे हमें ये लगता है कि पहले ड्रेन्स बनाए गए हैं देन हाउसेस बनाए गए हैं, जो कि ये शो करता है कि पहले जो सिविलाइजेशन है उसको प्लान किया गया देन सेटल हुए लोग। पहले आप क्या करते हो, नक्शा बनवाते हो तभी तो घर में आते हो। तो पहले के लोगों में तो इतनी अकल नहीं थी, बट पहले भी हम देखने को मिलता है कि हमारी जो पहली सिविलाइजेशन थी उसमें भी इस सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था। अगर हम बात करें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की, तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को भी देख के ऐसे लगता है कि ये पहले प्लान किया गया है एंड देन इसको फिर सेटल किया गया है। तो यही कारण है कि मोहनजोदारो को एक प्लांट सेटलमेंट कहते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे 4th टॉपिक, दैट इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब हमें ये पता करना था कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई सोशल डिफरेंस था, क्या लोगों के बीच में भेदभाव थे। तो इसको पता करने के लिए ना हिस्टोरियंस 2 चीज़ों को देखते हैं, बुरियल्स मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, और एक हमारे जो है लग्जरीज़ को। अब लग्जरीज़ को हम अभी समझेंगे बट पहले बुरियल्स को बात करते हैं। तो बुरियल्स का मतलब है जहाँ लोगों को दफनाया जाता है। तो सोशल डिफरेंसेस को पता करने के लिए सबसे पहले बुरियल्स की स्टडी की गई और वहाँ पर ये देखा गया कि लोगों को जनरली पिट्स में मतलब खाली स्पेसेस, पिट्स मतलब एक जगह जैसे जो अंदर जगहें होती हैं वहाँ पर लोगों को लिटा दिया जाता है। कुछ पिट्स में होलोड आउट स्पेसेस होती हैं, शायद से ये एक इंडिकेटर हो सकता है। कुछ ग्रेव्स में पॉटरीज हमें देखने को मिली हैं, ऑर्नामेंट्स हमें देखने को मिले हैं। तो मतलब बरियल्स की स्टडी में हमें ये देखने को मिलता है कि जो बरियल्स थे ये कैसे, जो बरियल्स थे उनमें हमें ये देखते हैं कि जो डेड होते थे उनको पिट्स में लिटाया जाता था, हॉलोड आउट स्पेसेस हुआ करती थी। कुछ ग्रेव्स में हमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स देखने को मिले, और एग्जाम्पल भी दे रखा है कि भैया मिड 1980s में एक मेल स्कल के पास हमें ज्वेलरी देखने को मिली है, जेस्पर, जो कि एक टाइप ऑफ सेमी प्रीशियस मैं क्या कह सकते हैं, सेमी प्रीशियस वो होते हैं हमारे, स्टोन होता है, सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, बीड, वो हमें देखने को मिली है। 100 ऑफ माइक्रो बीड्स हमें देखने को मिली हैं एक स्कल ऑफ मेल के पास। और हमें ये भी देखने को मिला है कि जो डेड होते थे ना, जो मरे हुए लोग होते थे, उनको कॉपर मिरर्स के साथ लेटाया जाता था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भैया जो अमीर हुआ करते होंगे वो ज़्यादा ज्वेलरी दफना देते होंगे, और जो कम होंगे उनके पास नॉर्मल हमें ज्वेलरीज हमें देखने को मिलती हैं। ऑल्सो ये है कि कॉपर मिरर्स यहाँ यूज़ किए जाते थे, कॉपर मिरर्स के साथ लोगों को दफनाया जाता था। तो बरियल्स को पढ़ के हम ये मान सकते हैं कि जो हड़प्पन्स थे ये विश्वास नहीं करते थे ज़्यादा, मतलब जैसे इजिप्ट में हम जो टुट वाला चैप्टर पढ़ के आए होंगे ना आप इंग्लिश में, उसमें आपने देखा होगा कि भैया बहुत सारा सामान वो मानते हैं आफ्टर लाइफ में। तो मतलब अगर हम इसको देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखने के बाद ये लगता है कि भैया आफ्टर लाइफ में तो ये विश्वास करते थे, बट ये बहुत सारी प्रीशियस चीज़ों को ड्रेड के साथ दफना देने पे बिलीव नहीं करते थे, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। ये हमारा बुरियल्स के बारे में हो गया। देन हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो है लुकिंग फॉर लग्जरीज़ को देखते हैं।
तो लुकिंग फॉर लग्जरीज में हम क्या देखने वाले हैं, सोशल डिफरेंसेस होते थे कि नहीं होते थे। तो सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को दो तरीके के में बांट रखा है, एक यूटिलियरियन एंड एक लग्जरीज। यूटिलियरियन मतलब जो डेली यूजेस में किए जाने वाले हैं, एंड लग्जरीज मतलब जो लग्जरी हैं, थोड़े रेयर टाइप के हैं। तो यूटिलियरियन जो डेली लाइफ के डेली यूज़ में यूज़ किए जाते हैं, एंड ये चीप मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे स्टोन हो गया, क्ले हो गया, इसमें क्वाइंस, पोटरीज, नीडल, फ्लैश रिबर्स, ये सब आते हैं। एंड क्योंकि चीप होते थे ना, तो ये पूरे सेटलमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे। वहीं पर अगर हम लग्जरीज़ की बात करें, तो लग्जरीज रेयर मेटल के बने मटेरियल के बने होते थे, थोड़े कॉस्ट्रियल होते थे, नॉन लोकल मटेरियल के बने होते थे ये जो हैं। उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये बना होता था। एग्जाम्पल हमें दे रखा है पॉट्स ऑफ फेंस, ये है एक एग्जाम्पल है। ये ना थोड़ा एक्सेप्शन भी है, क्योंकि जो पॉट्स ऑफ फाइंस हैं वो हमें हर जगह देखने को मिले हैं, बट ये सैंड और सिलिका के मिक्सचर से बने हैं, तो ये थोड़े रेयर भी हो जाते हैं। लग्जरी आइटम्स जो हैं हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिली है, मेजर साइट जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो में हमें देखने को मिली है। परफ्यूम बॉटल्स भी इंडिकेटर हैं लग्जरीज़ की। तो लग्जरीज तो मतलब सोशल डिफरेंसेस को पता करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप सोशल डिफरेंसेस को कैसे पता करोगे मोहनजोदारो में या हड़प्पा में, तो थ्रू यूटिलियरियन लग्जरीज और हमारा बरियल्स को स्टडी करके हम पता कर सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक है फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। दिस यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। देखो ये पूरा जो है ना, हमने यहाँ तक पूरा ये पढ़ लिया है, जिसमें हमने बरियल्स के बारे में एंड जो लग्जरीज के बारे में हमने देख लिया कि आर्टिफैक्ट्स को दो तरीके में बांटा हुआ है, यूटिलियरियन, लग्जरीज, ये सब हम पढ़े हैं। अब हम आ जाते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था। बेसिकली क्राफ्ट होता था कि नहीं होता था, होता था तो कैसे किया जाता था, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी, ये हमें पता करना है। तो हमें बताया हुआ है क्राफ्ट प्रोडक्शन में कि एक जो सेटलमेंट थी ना, चनहुदारो, इट वॉज वेरी फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये 7 हेक्टर की सेटलमेंट थी, जो बहुत छोटी सी सेटलमेंट थी। मोहनजोदारो जो 25 हेक्टर की सेटलमेंट थी उससे तो बहुत ही कम थी, एंड ये एक्सट्रीमली डिवोटेड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। बीड मेकिंग, सील मेकिंग, स्टोन वगैरह सब कुछ यहाँ पे बनाए जाते थे। अब हमें बताया हुआ है कि बीड्स यहाँ बनाए जाते थे, स्टोन्स जैसे कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल हमें बताए गए, क्वार्ट्ज, टेटिटाइट, ठीक है, मेटल हमारे गोल्ड हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, कॉपर, फाइन, शेप मतलब जो क्राफ्ट होती थी ना, बीड्स वगैरह बनाए जाते थे, सील्स वगैरह बनाए जाते थे। तो जो बीड्स बनाए जाते थे, तो बीड्स बनाने के लिए स्टोन्स का यूज़, क्रिस्टल का यूज़, मेटल्स का यूज़, शेप्स, डिफरेंट शेप्स में जो है हमारी बीड्स को बनाया जाता था। बीड्स जो है वो कार्नेलियन, जेस्पर, किसी भी तरीके की स्टोन के बना दी, क्रिस्टल के बना दी, किसी भी मेटल के बना देते थे, एंड उनको डिफरेंट शेप दे देते थे। ठीक है, ये हमारा क्या था, शेप्स के बारे में था। तो बेसिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि भैया चनहुदारो जो है डिवोटेड है एक्सट्रीमली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। 7 हेक्टर की ये है और बहुत छोटी सी सेटलमेंट है, बट एक्सट्रीमली डिवोटेड है टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे क्या क्या टेक्निक्स थी मटेरियल्स बीड्स को बनाने के लिए, कौन जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे, मतलब ये जो स्टोन्स वगैरह, क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ किए जाते थे, ये बनते कैसे थे, ये स्टोन्स वगैरह का प्रोडक्शन कैसे होता था, वो देखेंगे। तो बताया हुआ है कि जो हमारे टेक्निक हैं और जो मटेरियल हैं बीड्स के, जैसे जो स्टेटेटाइट है, ये तो भैया इजी, बहुत सॉफ्ट तरीके का स्टोन होता था, तो ये इजीली बन जाता था। स्टेटेटाइट बीड्स को आप एक पेस्ट के साथ कुछ पेस्ट होते थे, उनको लगा के डिफरेंट शेप्स को आप एक जैसा दूसरे के साथ मोल्ड मतलब जोड़ सकते हो। हार्ड स्टोन्स होते थे उनको सिंपल जियोमेट्रिक के साथ भी आप जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया हुआ है, ये पूरा स्टेटेटाइट के बारे में बताया हुआ है कि स्टेटेटाइट सॉफ्ट स्टोन है। इसको अगर आपको इन स्टेटेटाइट को अगर हमें यूज़ करना होता था ना बीड्स के लिए, तो स्टेटेटाइट्स की जो स्टेटेटाइट होते हैं उसको मोल्ड करके एक साथ जोड़ के पाउडर लगा के पेस्ट लगा के आप डिफरेंट शेप्स के उनको कर सकते हो। फिर हमारा को दूसरा बताया हुआ है कार्नेलियन के बारे में, जो कि अभी हम पढ़ के आए थे ना। तो कार्नेलियन जो है बेसिकली एक रेड कलर का स्टोन होता है। अब क्या होता है ना, जो रेड कलर होता है ना, ये पहले येलो कलर का होता है, फिर ये बाद में रेड बनता है। तो जो रॉ कार्नेलियन होता है ना, जो रॉ कार्नेलियन का स्टोन होता है, ये येलो कलर का होता है। जब इसको बाद में जलाया जाता है, इसको फायर किया जाता है, उसमें से उसके बाद इसमें रेड कलर आता है। स्पेशल ड्रिल ऑफ चनहुदारो, लोथल, धोलावीरा। स्पेशल ड्रिल्स हमें चनहुदारो में देखने को मिली है। कहाँ कहाँ भैया, लोथल में और धोलावीरा में हमें देखने को मिली है स्पेशल ड्रिल्स हमें देखने को मिली हैं। उसके साथ साथ हमें लोथल और मतलब
चंदहुदारो में भी हमें देखने को मिली है, लोथल में भी हमें देखने को मिली है और धोलावीरा में भी स्पेशल ड्रिल्स हमें देखने को मिलती हैं। अब कुछ सेंटर्स भी थे ना जो स्पेशलाइज थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जैसे नागेश्वर और बालाकोट। ये शेल मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेल मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट नागेश्वर है, बालाकोट है और चंदहुदारो, लोथल, ये फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। अब हमने ये देख लिया नागेश्वर, बालाकोट वगैरह के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। अब सेंटर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ होता था, कैसे होता था, उसको जो प्रोडक्शन के सेंटर्स थे उसको जानने के लिए ना हम दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल पे बेस्ड होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स पे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब भी कोई रिसर्च वगैरह करते हैं ना तो ये देखते हैं कि कोई रॉ मटेरियल मिल जाए और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल जाए। उससे क्या होता है, हम आराम से पता कर पाते हैं चीज़ों को। तो आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन में दो ही चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि भैया जो मटेरियल बनाए जाते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, इनको लाया कहाँ से जाता था, इनको लाया कैसे जाता था। मतलब मुझे पता है, जैसे हमारी बात करें झारखंड में आयरन माइल्स वगैरह, सॉरी उड़ीसा वगैरह में हम देखते हैं, झारखंड में वगैरह में भी है, बट उड़ीसा वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब आयरन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आयरन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब अगर हमें आयरन वगैरह लेना होता है तो हम वहाँ पे जाके वहाँ पे अपना प्रोडक्शन चालू करते हैं, वहाँ पे हम अपनी ट्रेड वगैरह चालू करते हैं। तो वैसे ही अब जो हमारा हड़प्पन था, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे कैसे ये जो क्राफ्ट मटेरियल था इसको प्रोक्योर कैसे किया जाता था उसी को देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब जो पूरा हमारा इंडिया, जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है पूरा, उसमें कैसे मटेरियल को प्रोक्योर किया जाता था। तो मटेरियल को प्रोक्योर मतलब मटेरियल को लाने के लिए, तो मटेरियल जब भी चाहिए होता था ना, मटेरियल को लाने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले तो सेटलमेंट्स बना लेते थे उन जगहों पर जहाँ से ये मेटल प्रोक्योर होता है। मान लो उड़ीसा में, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, मान लो उड़ीसा में प्रोक्योर होता है तो लोग क्या करेंगे, वहीं पे सेटलमेंट्स बना लेंगे। वैसे ही वहाँ पे हम देख लिया कि भैया कुछ साइट्स पे ना, कुछ साइट्स पे मटेरियल मिलता है, उसके अब जब उसको प्रोक्योर करना है, उसको लेना है, तो वहीं पे अपनी सेटलमेंट्स बना लो। जैसे नागेश्वर, बालाकोट शेल मेकिंग के लिए, तो वहाँ पे शेल मिलता है तो वहाँ पे सेटलमेंट्स बना लिए। शोरतुगा अफगानिस्तान में लेपिस लजुली, एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, बहुत ज़्यादा ये भी होता है लेपिस लजुली। अगर आपको याद हो तो 11th में फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया हुआ है, लेपिस लजुली की एक स्टोन की मूर्ति बनाई हुई थी, आपको बताई थी, एक वुमेन की स्कल्प्टेड मूर्ति आपको देखने को मिली थी 11th में, तो वो लेपिस लजुली की बनी थी। तो ये लेपिस लजुली जो है ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, शोरतुगा अफगानिस्तान में। तो मतलब बेसिकली इसमें हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो मतलब मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए दो तरीके होते थे, एक तो या तो आप सेटलमेंट एस्टेब्लिश कर लो या एक्सपीडिशंस भेज दो। तो अब जो सेटलमेंट्स थी ना, जहाँ जहाँ भी मटेरियल प्रोक्योर हुआ करता था वहाँ पे क्या करते थे, अपने अपने सेटलमेंट्स बना लेते थे। जैसे नागेश्वर और बालाकोट में शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते थे तो वहाँ पे अपने सेटलमेंट्स बना लिए। शोरतुगा अफगानिस्तान में लेपिस लजुली मिलता है तो वहाँ पे अपने सेटलमेंट्स बना लिए। लोथल में हमें कार्नेलियन देखने को मिला है। राजस्थान और नॉर्थ गुजरात में हमें स्टेटाइट देखने को मिला है। राजस्थान में मेटल देखने को मिला है, तो वहाँ पे अपने सेटलमेंट्स बना लिए। दूसरा क्या करा, अपना एक्सपीडिशंस भेज दिया। जैसे खेतरी रीजन था राजस्थान का, वहाँ पे कॉपर मिलता था। गानेश्वर, जोधपुर भी, ये भी खेतरी रीजन का ही था, तो वहाँ से कॉपर मिलता था, वहाँ पे एक्सपीडिशंस भेज दिए। साउथ इंडिया में गोल्ड मिलता था तो वहाँ पे एक्सपीडिशन, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा थी, तभी तो एक्सपीडिशंस भेज पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा थी। दूसरा तरीका मेटल को प्रोक्योर करने का वो हम देखते हैं डिस्टेंट लैंड्स। डिस्टेंट मतलब दूर की जो जगहें होती थी वहाँ से कैसे मेटल को प्रोक्योर किया जाता था। तो ओमान, कॉपर ऑफ ओमान फाउंड इन हड़प्पा, क्या बताया हुआ है कि ओमान क्या है। अगर मैं आपको बात करूं ओमान क्या है, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि भैया ओमान क्या है। तो देखो, अगर मैं बात करूं ओमान की, तो हमारे जो ओमान है, ओमानी कॉपर अगर हम बात करें तो बेसिकली किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बेसिकली बात हो रही है कि जो डिस्टेंट लैंड है वहाँ से कैसे एक मेटल को प्रोक्योर किया जाता था। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि ओमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस था फॉर कॉपर। अब ये देखने को मिलता है कि जो ओमानी कॉपर हुआ करता था ना वो हड़प्पा में भी हमें देखने को मिलता है। और हम कैसे मानते हैं कि भैया जो कॉपर है वो ओमान का ही है, वो इसलिए हम मानते हैं क्योंकि जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में जो कॉपर यूज़ किया गया है और जो ओमानी कॉपर है उसमें एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों में निकल का जो है ट्रेसेस देखने को मिलता है। ऑल्सो हमें जार मिले हैं हड़प्पा के जो कि ब्लैक क्ले से पूरे रिकॉर्डेड हैं। जो हड़प्पा के जार हैं वो हमें ओमान में देखने को मिले हैं। हड़प्पा में ओमान का कॉपर देखने को मिला है और
ओमान में हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं। मेसोपोटामिया का एक टेबलेट है, वो भी एक जगह जिसको मगन कहते हैं, वहाँ से कॉपर लाने की बात कहता है। मतलब मेसोपोटामिया का एक टेबलेट है जिसमें वो बताता है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, कॉपर ला रहे हैं एक जगह जिसका नाम मगन है। अब ऐसा माना जाता है कि वो जो मगन एरिया है वो ओमानी है, मगन ही दूसरा नाम है ओमान का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेसेस हैं निकल के वो भी सेम है जैसे ओमानी कॉपर के। फिर हजा बर्ड के बारे में, जो पीकॉक की जो मेसोपोटामिया टैबलेट में हजा बर्ड के बारे में, पीकॉक के बारे में बात की गई है, ठीक है, वो भी बताया हुआ है। मेसोपोटामिया टेक्स्ट में दिलमुल, दिलमुल मतलब बहरीन, मगन मतलब ओमान एंड मलहू का मतलब हड़प्पा, ये 3 जगहों के नाम है, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड कैसा होता था? अब जो ट्रेड था ना वो सी के थ्रू होता था, जैसे मलुहा। ट्रेड कैसे होता था? तो ट्रेड मतलब डिस्टेंट लैंड से, मतलब दूर के देशों से कांटेक्ट करने के लिए, कांटेक्ट, ये तो पता चल गया कि भैया हाँ दूर के देशों से कांटेक्ट होता था। अब कांटेक्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता था? सी का यूज़ किया जाता था ट्रेड वगैरह करने के लिए। जैसे क्योंकि जो मिलुआ है, मतलब जो हड़प्पा है, उसको लैंड ऑफ सी फेरर्स कह के भी बताया गया है। अब हम बात करते हैं हमारा 7th टॉपिक, दैट इज सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स में बात करें तो सबसे पहले सील्स के बारे में बताया हुआ है कि सील्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता था। ये आइडेंटिटी बताता है सेंडर का। मान लो एक बैग है, उसमें आपने एक सील लगा के किसी और को बेच दिया। अब अगर वो सील के साथ ही, पूरा सील के साथ ही उसके पास पहुंच गया, इसका मतलब क्या है कि उसको कोई भी छिड़कानी नहीं हुई है उस गुड की। तो सील क्या थी? एक फैसिलिटेटर की तरह काम करती थी एंड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को फैसिलिटेट करती थी और सेंडर की आइडेंटिटी को भी बताती थी। स्क्रिप्ट की बात करें तो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफाइड है, अभी तक समझी नहीं गई है। इंस्क्रिप्शन छोटे होते हैं, 26 साइंस हमें देखने को मिले हैं, और जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन होते थे ना वहाँ पे 26 साइन देखने को मिले हैं। स्क्रिप्ट अभी तक समझी नहीं गई है। बहुत सारे साइंस हैं हड़प्पा की स्क्रिप्ट्स में। और यहाँ जैसे हम क्या लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते हैं। बट वहाँ पे हमें हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इंस्क्रिप्शंस मिले ना, वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि लेफ्ट से राइट लिखते थे वो लोग, सॉरी राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, ये हमारा लेफ्ट हो गया और फिर ये हमारा राइट हो गया। हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे यहाँ से लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से यहाँ लेफ्ट से राइट लिखा हुआ है। बट वो कैसे लिखते थे? वो लोग लिखते थे राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, ये है राइट टू लेफ्ट। अब हम ऐसे कैसे मानते हैं? क्योंकि हमें देखने को मिला है कि राइट की तरफ तो स्पेसिंग मिली है और यहाँ पे लेफ्ट की साइड क्या होता है, क्रैम्पिंग मिली है। क्रैम्पिंग मतलब घुसाड़ के लिख देना। जब जगह नहीं मिली है तो हम क्या करते हैं, चिपका के लिख देते हैं ना, तो वही। अब वेट्स की बात कर रहे हैं तो जो वेट्स हैं, वेट्स जो है चर्ट नाम के स्टोन के बने होते थे। इनमें 2 तरीके की डिनोमिनेशन होती थी, एक लोअर डिनोमिनेशन, एक हायर डिनोमिनेशन। लोअर डिनोमिनेशन में बाइनरी नंबर्स होते थे और हायर डिनोमिनेशन में डेसिमल नंबर्स होते थे। मेटल स्केल पेन्स भी हमें देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं हमारा 8th टॉपिक, दैट इज अबाउट एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी में ये बोला गया कि देखो अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो कैसे वो एक प्लांट सेटलमेंट है। प्लांट सेटलमेंट है मतलब किसी एक का रूल होगा तभी तो इतनी प्लांट सेटलमेंट है। तो अब क्वेश्चन ये उठते हैं कि क्या क्या अथॉरिटी थी। यहाँ पे इंडिकेटर्स बताए हुए हैं। जैसे हम आर्टिफैक्ट्स देखें तो आर्टिफैक्ट्स पूरे यूनिफॉर्म है, जैसे ब्रिक्स वगैरह यूनिफॉर्म थे, कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स भी यूनिफॉर्म थे। यूनिफॉर्म मतलब सिमिलैरिटी थी, सब सेम थे। ब्रिक्स का रेशियो सिमिलर था। सेटलमेंट्स का एस्टेब्लिशमेंट होता था, लेबर मोबिलाइज होती थी, मासिव प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे। तो मतलब पूरे देखने को मिलता है कि भैया बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है, प्लान तरीके से है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें प्लान वगैरह की गई हैं, तो मतलब कोई अथॉरिटी तो होगी। तो अथॉरिटी के लिए ना अब ओपिनियंस आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग हैं। कोई कहता है कि भैया कोई रूलर नहीं था, कोई रूलर नहीं था। कोई कहता है कि भैया सबके इक्वल स्टेटस थे, कोई रूलर नहीं था। कोई कहता है कि भैया सिंगल रूलर नहीं थे बल्कि डिफरेंट रूलर्स थे। और कोई कहता है कि भैया सिंगल रूलर था क्योंकि सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी को देखते हुए कहते हैं कि भैया सिमिलर रूलर था। एंड कोई कहता है कि भैया पूरी कम्युनिटी कलेक्टिवली काम करती थी, तो कोई रूलर नहीं था बल्कि पूरी कम्युनिटी देखती थी। तो एंशिएंट अथॉरिटी में बेसिकली हमसे यही हमारे को ये देखने को मिलता है, यही पूछ रहे हैं वो हमसे कि क्या भैया आप मतलब हम देखते हैं कि भैया इतनी प्लान्ड थी, इतनी सेटलमेंट पूरी यूनिफॉर्म थी, तो क्या वहाँ पे कोई किंग वगैरह थे, कोई अथॉरिटी थी? तो इसके डिफरेंट ओपिनियंस आप लिखोगे। इसमें हमें कोई आंसर नहीं दे रखा है कि भैया थे कि नहीं थे, ये बता रखा है कि एक्टिविटीज़ जो होती थी उनके डिफरेंट ओपिनियंस आर्कियोलॉजिस्ट के। मतलब कोई मानता है, कोई मानता नहीं है, कोई कहता है पूरी कम्युनिटी चलाती थी, कोई कहता है कि भैया एक ही चलाता था। ठीक है, आपको लिखना है। वैसे हमें एक पैलेस देखने को मिला है और यहाँ पे
एक पैलेस देखने को मिला है, प्रीस्ट किंग करके भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड होना शुरू होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हम 1800 BC तक देखते हैं। कैसे हम बोल सकते हैं कि सिविलाइजेशन एंड होने लगी, कि जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी ना वो अबेंडन होने लग गई थी। अबेंडन मतलब खाली होने लगी थी, और अब जो पॉपुलेशन थी वो नई साइट्स पे बढ़ने लग गई थी, जैसे गुजरात, हरियाणा, यूपी। आर्टिफैक्ट्स ख़त्म होने लग गए थे। राइटिंग, ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन पूरा खराब दिखना बंद हो गया था। हाउस कंस्ट्रक्शन पूरा ख़राब हो गया था। जैसे पहले देखो तो भैया प्राइवेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, विंडोज़ वगैरह नहीं थी। अब देखने को मिला कि भैया विंडोज़ वगैरह बनने लगी हैं। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स अब नहीं थे। पहले लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स कौन थे? सिटाडल के, वेयर हाउसेज और ग्रेट बात थे, बट अब कोई लार्ज स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिला है। तो लेटर हड़प्पा जो है वो हमारा रूरल वे दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब सिविलाइजेशन एंड हुई। ये तो बता दिए कि क्या जो सिविलाइजेशन है वो एंड है। क्या कारण थे कि सिविलाइजेशन एंड हुई थी? कि भैया क्लाइमेटिक चेंज के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, फ्लड्स के कारण, शिफ्टिंग और ड्राइंग रिवर के कारण, और ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, बहुत ज़्यादा लैंडस्केप का यूज़ कर लिया, इसकी वजह से भी जो सिविलाइजेशन है वो एंड हो रही है। अब हम आ जाते हैं हमारा 10th टॉपिक, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको तो बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अब यहाँ पे हम बात हो रही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में 3 हमारे हिस्टोरियंस के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले कनिंघम के बारे में बताया हुआ है, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, एंड इनको फादर भी माना जाता है इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का। अब अगर हम कनिंघम की बात करें, अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें, तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, एंड इनका मेन इंटरेस्ट अर्ली हिस्ट्री में था। अर्ली हिस्ट्री को ये बहुत ज़्यादा मानते थे, एंड चाइनीज़ पिलग्रिम्स के अकाउंट्स को यूज़ करते थे हिस्ट्री को डराइव करने के लिए। बट ये क्या थे, इनको सब पता था। बट ये ना इनकी बात करें, इनको आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे, आर्टिफैक्ट्स मिले थे इनको, हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले थे। बट ये नहीं पता पाए, ये नहीं पता कर पाए कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये कितने पुराने हैं, ये नहीं पता कर पाए, क्योंकि ये मानते थे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो शुरू हुई है गंगा वैली से। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी तो सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन वो गंगा वैली से भी पहले की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन की। न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन में हमें बताया हुआ है 1921 में हड़प्पा खोजी गई दयाराम साहनी के द्वारा, एंड 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो ढूंढी। अब बताया हुआ है कि 1924 में सेकंड डायरेक्टर जनरल बनते हैं जॉन मार्शल, एंड इन्होंने आईवीसी का डिस्कवरी करी। क्यों करी? पहली बात तो क्यों करी का मतलब ये था कि जॉन मार्शल ने डिस्कवरी इसलिए कर पाए क्योंकि पहले तो वो प्रोफेशनल थे, ग्रीस से आए थे। इन्होंने रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स पे करा था। रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स पे ये क्या करते थे, एक्सकवेट करते थे, एंड बट इनकी यही कमी थी कि स्ट्रैटिग्राफी को नहीं फॉलो करते थे। एज अ रिजल्ट वॉल्यूबल इंफॉर्मेशन इन्हें मिल ही, इन्होंने डिस्कवरी करी, बट ये जो इन्फॉर्मेशन थी, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन का टाइम पीरियड नहीं बता पा रहे थे कि भैया कितना पुराना है। जो जितना ज़मीन के अंदर धंसा होगा मतलब वो बहुत पुराना है ना, तो स्ट्रैटिग्राफी नहीं करते। स्ट्रैटिग्राफी मतलब ज़मीन को खोद, ज़मीन का जो लेवल होता है ना उसके हिसाब से नहीं, हॉरिजॉन्टल कर दिया और ऊपर से नीचे से जैसे जो भी सामान मिल रहा वो ले लिया, ये नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं न्यू टेक्निक्स इन क्वेश्चन, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, REM व्हीलर की। 1944 में वो डायरेक्टर जनरल बने थे, एंड ये क्या थे, ये एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। तो ये मिलिट्री को भी लाए थे आर्कियोलॉजी में। इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी पे फोकस किया। अभी तक के जो 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने फोकस नहीं किया था, बट इन्होंने फोकस किया। पार्टीशन के बाद बहुत सारी हमारी साइट्स जो हैं वो चली गई हैं, जैसे सर्वे वगैरह, कच्छ वगैरह, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, एंड तो ये साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में चली गई हैं। 1980 से हमें ये भी देखने को मिलता है कि भैया न्यू टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ बन गई हैं आर्कियोलॉजिज्म के पीछे। न्यू एक्सप्लोरेशन होने लग गए हैं, और अब लोगों की डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और इसके कारण हड़प्पा में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट में हमें बताया हुआ है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, मतलब अभी तक समझी नहीं गई है, एंड मटेरियल एविडेंस जो है ना उन्हीं से हम समझ पाते हैं। सबसे पहले बताया हुआ है कि फाइंड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है मटेरियल्स के टर्म पे। मटेरियल्स मतलब पहले ये देख, आर्कियोलॉजिस्ट को जब भी ना किसी कोई चीज़ें मिलती हैं तो उसको क्लासीफाई करते हैं। पहले वो देखते हैं कि कौन सा मटेरियल का है, स्टोन है, क्ले है, मेटल है, आइवरी है, क्या है। फिर उसका फंक्शन देखते हैं कि ये कोई टूल है या कोई ऑर्नामेंट है या किस लिए है। फिर उसको रिजेंबल करते हैं कि ये कोई प्रेजेंट की चीज़ से मिलता जुलता है। फिर ये भी देखते हैं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में मिला है, कि वो कहीं खेत में मिला है या कोई लोअर टाउन में मिला है। फिर उसको वो
देखते हैं। फिर इनडायरेक्ट एविडेंसेस का यूज़ करते हैं। मान लो जैसे कॉटन का ट्रेस मिला तो इसका मतलब क्लोथिंग हुआ करती थी। इनडायरेक्ट रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फिर डेवलप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, कल्चरल सीक्वेंस को लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपने हड़प्पन सील के बारे में पढ़ा, देन आपने जो है हमारा हड़प्पन सील के बाद आपने सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा। देन हमारा मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा, कैसे वो एक प्लांट सेटलमेंट है। फिर सोशल डिफरेंसेस को पता लगाया। फिर उसके बाद सोशल डिफरेंसेस के बाद हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में देखा, चनहुदारो के बारे में देखा, किस टेक्निक से वो यूज़ की मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता था वो देखा। एंड देन उसके बाद हमने देखा क्राफ्ट प्रोडक्शन के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि ट्रेड कैसे होती थी, किस तरीके से सेटलमेंट्स वगैरह एस्टेब्लिश कर लेते थे, मेटल्स को प्रोक्योर कैसे करते थे वो देखा। जो हमारा 7वां टॉपिक था, जो 6th था हमारा, वो ट्रेड के ऊपर था। 7वां टॉपिक हमने देखा, ठीक है। 8वां टॉपिक हमने एंशिएंट अथॉरिटी के ऊपर देखा। 9वां हमने सिविलाइजेशन को एंड होते हुए देखा। 10वां हमने देखा कि जो 3 तरीके के हिस्टोरियंस थे उनकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे उन्होंने डिस्कवर किया सब कुछ। 7th हमने जो सील वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह, वेट्स वगैरह वो देखा था, ठीक है। एंड जो हमारा 11th टॉपिक था वो ये था कि प्रोसेस क्या है, पीसिंग, किस तरीके से हम पास्ट को पीस करते हैं। पास्ट को पीस करते हैं का मतलब है कि पास्ट की जो चीज़ें हैं और जो प्रेजेंट में हमें मिल रही हैं उनको कैसे जोड़ के हम क्या करते हैं, पास्ट को डिराइव करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करना। मैं ट्राई क्या करूँगी, मैं ऑब्वियसली रिप्लाई करती हूँ। मुझे पिछली वीडियोस में जैसे 2-4 कमेंट आए थे तो मैंने रिप्लाई करी थी। मैं 2-4 कमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी लोगों के पास मेरी वीडियोस उतनी नहीं पहुँची हैं, बट आप लोग शेयर करोगे तो हो सकता है दूसरों का कल्याण हो जाए मेरी वीडियोस से। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज कर लो। कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लेना। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी ऐड कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 45 मिनट्स के अंदर मैंने ये लेक्चर ख़त्म कर दिया है। बाय।